नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चिंडालिया, एक आरएएस से एजुकेटर, आपके अपने स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निशुल्क कोचिंग अभियान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं कि यूपीएससी सीएससी अपने 2023 का एग्जामिनेशन प्री का जो आपको पता है कि 28 मई 2023 को होगा माय डियर फ्रेंड्स। और इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको 10 सालों के यानी 10 ईयर्स के जो PYQ है, 10 ईयर्स के PYQ, और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ऐसा बताया था कि विजन आईएएस की जो PT 365 है, उसको भी आप लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि अब तक आप लोगों की तैयारी जो है, आपने सिलेबस तो कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से रिपीट कर लिया होगा। और अब जो आपको करना है वो करना है ओनली ऑन प्रैक्टिस, और प्लस आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। और साथ ही साथ आपको लगभग ज़्यादा नहीं, मैं कहूँगा कि अब जो बचे हैं 2 महीने यानी 60 दिन, तो उसके अंदर आपको एक दिन छोड़कर यानी 30 से 35 जो है आपको मॉक टेस्ट भी लगाने ज़रूरी है। और आप जब भी PYQ करो तो कोशिश यही करो कि आप डायरेक्ट आंसर पे न जाओ माय डियर फ्रेंड्स, सीधा आंसर पे न जाओ, उनके जितने भी चारों के चारों ऑप्शन हैं उनसे रिलेटेड। और माइंड मैप में ये भी सेट करने की कोशिश करो कि नेक्स्ट ईयर जो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स से पूछा जा सकता है। ये कुछ एक बातें जो आपको अच्छे से नोट करनी है। देखो माय डियर फ्रेंड्स, आप कभी भी PYQ करो यानी जो पुराने साल के जो प्री क्वेश्चन करो, तो उससे रिलेटेड जो भी सारे की सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से एनालिसिस करनी है। माय डियर फ्रेंड्स, पहले अपने 2013 से लेकर 2019 तक जितने भी इन्वायरमेंट के अंदर PYQ आए हैं यूपीएससी सीएससी के प्री एग्जामिनेशन के अंदर, वो अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे 2020 यानी यूपीएससी प्री का जो 2020 एग्जामिनेशन था, उसके अंदर जो भी एनवायरनमेंट के जो भी क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स आए हैं, उनको अपने अच्छे से एनालिसिस करेंगे विद ऑप्शंस के साथ माय डियर फ्रेंड्स। इससे पहले अपने 109 क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स कर चुके हैं, अब अपने 110 नंबर क्वेश्चन से वो शुरू करेंगे। तो चलिए 110 नंबर क्वेश्चन क्या है। इसमें लिखा है कि भारतीय हाथियों के निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हाथियों की अगर खासियत है वो अपने को पता होनी चाहिए कि हाथियों का जो समूह होता है, जो हाथियों का ग्रुप होता है, उनका जो लीडरशिप का जो काम करती है वो क्या है, मादा हाथी जो माय डियर फ्रेंड्स करती है। ये बात हमेशा नोट कर लेना कि जो हाथियों की जो लीडरशिप है वो हमेशा कौन करता है माय डियर फ्रेंड्स, जो हाथिनी होती है वो ही करता है माय डियर फ्रेंड्स, यानी मादा हाथी करती है। और हाथी की अधिकतम गर्भा अवधि जो है वो 22 माह तक होती है। ये भी बिल्कुल राइट बात है माय डियर फ्रेंड्स, ये दोनों बातें बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है कि सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। देखो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि हाथी की अगर बात करें यानी तो उसकी जो है बच्चे पैदा करने की आयु लगभग अपने मान सकते हैं 55 से 65 वर्ष तक होती है मेरे फ्रेंड्स, 55 से 65 वर्ष के अप्रोक्सीमेट होती है मेरे फ्रेंड्स। तो यानी ये जो है कथन अपना रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक जनसंख्या जो है माय डियर फ्रेंड्स केरल में है। देखो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि हाथियों की जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो केरल में ज़्यादा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। और आप जानते हैं कि कर्नाटक जो राज्य है, यानी ये भी क्या है माय डियर फ्रेंड्स रॉन्ग हो जाएगा। कर्नाटक अगर यहाँ होता तो काफ़ी हद तक सही बात होती माय डियर फ्रेंड्स। क्या है, कर्नाटक जो राज्य है वो हाथियों के लिए काफ़ी फेमस है। तो यानी एक और दो अपना राइट आंसर हो जाएगा, और 3 और 4 जो ये है इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है माय डियर फ्रेंड्स, यानी अपना 110 का क्वेश्चन राइट होगा, एक और दो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से आपको कौन सा जो संरक्षित क्षेत्र है वो कावेरी बेसिन में स्थित है माय डियर फ्रेंड्स। देखो कावेरी बेसिन की अगर मैं बात करूँ तो कावेरी बेसिन के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कावेरी जो बेसिन है उसके अंतर्गत माय डियर फ्रेंड्स कौन कौन से जो क्षेत्र आते हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और अब मैं फिर से आपको बता दूँ कि कावेरी बेसिन में कौन। देखो कावेरी बेसिन की बात आ जाए तो आपको नीलगिरी, क्या माय डियर फ्रेंड्स, नीलगिरी बेसिन भी याद रखना है, क्योंकि नीलगिरी जो बायो रिजर्व जो क्षेत्र है माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या है कावेरी बेसिन के अंतर्गत आता है। और ये कहाँ पे है, तो ओबियसली बात आपको 3 राज्य अच्छे से नोट कर लेने हैं। आप ऊपर कर्नाटक से चलते हो, कर्नाटक फिर केरल और नीचे आप तमिलनाडु तक आते हो माय डियर फ्रेंड्स।
तो ये जो कावेरी बेसिन, डायरेक्ट अगर सीधा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कावेरी बेसिन जो है वो कौन कौन से राज्यों के अंतर्गत आता है, तो आपको कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तो मुख्यतः याद रखनी है माय फ्रेंड्स। और जो कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ये है कावेरी बेसिन। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन कौन से जो है कावेरी बेसिन के अंतर्गत आते हैं। यानी आपको अगर नीलगिरी बायोस्फीयर के अंतर्गत ज़िले भी याद हैं तो भी आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। अब देखो माय फ्रेंड, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ क्या नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान, पप्पीकोंडा और सत्यमंगलम और वायनाड, अगर आपको ये डायरेक्ट इनके राज्यों के नाम भी पता है कि कौन से कहाँ पर है, तो भी आप इसको आसानी से माय फ्रेंड्स कर सकते हैं। देखो आपने कभी पापीकोंडा के बारे में पढ़ा होगा, तो पापीकोंडा जो राष्ट्रीय उद्यान है माय फ्रेंड्स, तो ये कहाँ पे पड़ता है माय फ्रेंड्स, ये गोदावरी बेसिन के अंतर्गत आता है। कहाँ पे आता है माय फ्रेंड्स, गोदावरी बेसिन के अंतर्गत आता है। और ये है कहाँ पे, तो ओबियसली बात है गोदावरी की बात होगी तो कहाँ पे बात होगी, आंध्र प्रदेश की बात होगी, यानी पूर्वी घाट की बात होगी माय फ्रेंड्स। क्या होगी, पूर्वी घाट की बात होगी। और ये जो तीनों के तीनों है जो कावेरी बेसिन, जो मुख्यतः कौन से, पश्चिमी घाट की बात होती है माय फ्रेंड्स। कहाँ पे, पश्चिमी घाट पे। देखो जब भी कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो अगर दक्षिणी भारत की तरफ चलेंगे, क्या माय फ्रेंड्स, दक्षिण भारत की तरफ चलेंगे, तो वहाँ पर आपको एक इंडिया के मैप का इतना सा तो सिस्टम पता ही होना चाहिए कि ये जो है अपने पश्चिमी घाट और ये जो अपना है पूर्वी घाट, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा बायो रिजर्व क्षेत्र जो है और कौन कौन से ज़िले हैं वो आपको अच्छे से माइंड में होना चाहिए माय फ्रेंड्स। और दूसरी बात ये कि कौन सी नदी का बेसिन क्षेत्र जो है वो पूर्वी घाट के अंतर्गत आता है और पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है। देखो पश्चिमी घाट के अंतर्गत मैंने बताया था यहाँ से कर्नाटक, उसके बाद में केरल और नीचे यहाँ पे जैसे तमिलनाडु। तो ये जो क्षेत्र है वो क्या कावेरी बेसिन का है। और जो यहाँ पे जो है एपी वाला जो क्षेत्र है माय फ्रेंड्स, ये जो है किसका, गोदावरी बेसिन का है माय फ्रेंड्स। किसका, गोदावरी बेसिन का। यानी ये बेसिक बेसिक बातें अगर आपको, मान लो कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसकी अगर आपको 50% बात भी याद है अच्छे से, तो कहीं ना कहीं आप ऑप्शन को देखकर उसको अच्छे से कर सकते हैं माय फ्रेंड्स। तो आपको छोटी छोटी बातें याद होनी जरूरी है माय फ्रेंड्स। और नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान की। तो नागरहोले जो राष्ट्रीय उद्यान है ये ओबियसली बात है कावेरी बेसिन के अंतर्गत आता है। तो आपको पता है ये नीलगिरी बायो रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत भी आएगा। ठीक है माय फ्रेंड्स, ये अच्छे से नोट कर लेना। और नागरहोले की एक और मैं बात बता दूं कि इधर ही कावेरी बेसिन के अंदर आपने ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों के बारे में कभी सुना होगा। ब्रह्मागिरी की पहाड़ियाँ, ब्रह्मागिरी की पहाड़ियाँ। देखो माय डियर फ्रेंड्स, देखो छोटी छोटी बातें हैं ना, एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सके आपको वो नोट डाउन करनी है, ताकि नेक्स्ट अगर ईयर में क्वेश्चन पूछेगा तो वो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स कभी भी नहीं आता है। तो आपको साथ में ये भी याद रखना है कि ये जो नौगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे, ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों के अंतर्गत माय डियर फ्रेंड्स ये आता है। और उस क्षेत्र के अंदर माय डियर फ्रेंड्स ये फैला हुआ है। और ये ब्रह्मागिरी की पहाड़ियाँ हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये कहाँ पे है, तो ये माय डियर फ्रेंड्स कर्नाटक के अंदर है। और नागरहोले जो है क्या, आधा तो उधर ब्रह्मागिरी की पहाड़ी यानी कर्नाटक वाले क्षेत्र में आ जाता है, और इसका जो दक्षिणी भाग है, तो दक्षिणी भाग है वो कहाँ पे आ जाता है माय डियर फ्रेंड्स, केरल में आ जाता है। यानी आपको डायरेक्ट जो है क्वेश्चन कई बार मैपिंग वाले क्वेश्चन भी आ जाए तो भी अगर आपको इसकी एग्जैक्ट लोकेशन थोड़ा थोड़ा पता हो तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है माय डियर फ्रेंड्स सॉल्व हो जाता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं सत्यमंगलम के बारे में, मैंने आपको पहले बता चुका हूं मैं। और वायनाड के बारे में भी मैं बता चुका हूं कि वायनाड जो भी ये कहाँ पे है माय डियर फ्रेंड्स, केरल में है। सत्यमंगलम भी किधर है, ये पहले अपनी प्रीवियस जो क्लास उसके अंदर मैंने आपको सत्यमंगलम के बारे में बहुत कुछ बातें अच्छे से बताई थी कि सत्यमंगलम जो है किसके नीलगिरी बायो रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बारे में जो जो बातें थी वो मैंने आप लोगों को बताई थी। और नागरहोले की एक छोटी सी मैं बात और बता दूं कि एक यहाँ पे एक बात लिख लो कि जब अपने ऊपर उत्तर की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है क्या, बांदीपुर, बांदीपुर आपको पता है जो कहाँ पे है माय डियर फ्रेंड्स, बांदीपुर जो है राष्ट्रीय उद्यान वो ओबियसली बात आपको पता है कहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, कर्नाटक में है। और बांदीपुर से जस्ट थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको काम्बिनी जलाशय मिलेगा। क्या, काम्बिनी, काम्बिनी जलाशय। देखो कंबाइनी जलाशय
की अगर मैं बात करें तो काम्बिनी जालस्य जो है, ये काम्बिनी नदी के बारे में आपने कभी पढ़ा है? नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको बता दूं, काम्बिनी नदी जो है वो किसकी, कावेरी की सहायक नदी है मेरे फ्रेंड्स। किसकी, कावेरी की जो ये सहायक नदी है। बांदीपुर से नीचे आते हैं तो अपनी ये क्या आता है, काम्बिनी जलाशय आता है, और उसके नीचे फिर ये क्या आ जाता है मेरे फ्रेंड्स, नागर होले जो राष्ट्रीय उद्यान है मेरे फ्रेंड्स, ये आ जाता है। यानी इसकी जो छोटी छोटी बातें आपको अच्छे से याद करनी है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि काम्बिनी जलाशय जो है वो कहाँ पे है मेरे फ्रेंड्स, तो ऑब्वियसली बात है काम्बिनी जलाशय जो है वो कहाँ पे मेरे फ्रेंड्स, कर्नाटक में है। कहाँ पे है, कर्नाटक में। देखो ऑप्शन में कई बार कर्नाटक केरला जाए तो आप कन्फ्यूजन हो जाते हो भी ये कहाँ पे लाई करेगा। तो छोटी छोटी बातें जो है माइंड मैप वाली वो आपको अच्छे से मेरे फ्रेंड्स याद होनी चाहिए। तो चलिए अपने 111 नंबर का राइट आंसर ये हो जाए। देखो आप अगर डायरेक्ट आपको पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ये बात पता होता तो कहीं ना कहीं आप 2 को क्या कर देते, नेग्लेक्ट कर देते। किसको, ऑप्शन नंबर 2 को आप क्या कर देते, नेग्लेक्ट कर देते। और इस प्रकार से जो अपना राइट आंसर कहीं ना कहीं आप आंसर से इसे आप निकाल सकते थे। मान लो अगर 2 को मैं यहाँ से काटता हूँ, इसको भी काट दिया और इसको भी काट दिया, तो अपने पास ऑप्शन बचता क्या, 3, 4 या 1, 3, 4। ठीक है, अब यहाँ से एक बात कंफर्म हो जाती है, यानी 3 और 4 तो किसी भी हालात में होंगे ही होंगे। ठीक है, और आपको नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान के बारे में अच्छे से मैंने आप लोगों को बता रखा है। यानी ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छे से पता होती तो आपको 3 और 4 पर जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। अगर आपको ये पता है कि एक तो किसी भी हालात में होगा और 2 किसी भी हालात में नहीं होगा, तो अपना राइट आंसर कौन सा, सी हो ही जाता है मेरे फ्रेंड्स। यानी कभी भी इस प्रकार के आप क्वेश्चन करो तो कोशिश यही करो कि सारे के सारे जो है आपको कौन सी चीज़ बिल्कुल एग्जैक्ट याद है, उस चीज़ को आप बिल्कुल 100 का 100% मान के फिर आप ऑप्शन पे जाओ भी हाँ मेरे को ये तो पता है कि 2 नंबर तो किसी भी हालात में नहीं होगा और 1 नंबर तो किसी भी हालात में होगा। अगर ये 2 बातें आपको कन्फर्म है तो आपको 3 और 4 नहीं भी पता होता तो भी आपका आंसर जो है माय डिफरेंस राइट हो जाता। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें पूछे कि भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन, फ्रॉग माउथ, कॉपरस्मिथ बार्बेट, ग्रे चिड मिनीवेट और हार्टेड थ्रोटल रेडस्टार्ट जो है माय डिफरेंस क्या है। तो माय डिफरेंस मैं ये बता दूं कि ये जो है ये क्या है माय डिफरेंस, पक्षी है। तो अपना राइट आंसर ये हो जाएगा। और कहीं ना कहीं तो देखो आप सीलोन की बात करें तो आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि 1972 से पहले जो श्रीलंका का नाम जो था, श्रीलंका का जो नाम था वो माय डियर फ्रेंड्स क्या था, सिलोन ही था। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिलोन ब्रॉक माउथ जो है वो ज़्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है श्रीलंका और भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पे जो ये ज़्यादा माय डियर फ्रेंड्स पाए जाते हैं। और इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे दूँ, कॉपरस्मिथ बार्बेट के बारे में मैं बता दूँ, जितनी भी इन्फॉर्मेशन मेरे को है अच्छे से पता वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखो जो ये इसकी एक खासियत है कि जो अपना घोंसला बनाता है मेरे फ्रेंड्स, क्या है, घोंसला बनाता है वो एक पेड़ है मान लो, तो इस पेड़ में छेद करता है वो। आपने देखा होगा बहुत सारे इस प्रकार के पक्षी जो भी कई बार इमेज में कि उसने यहाँ पे घोंसला बना रखा है इसके अंदर छेद करके। ठीक है, इसकी बहुत बड़ी चोंच होती है, मतलब चोंच होती है, वो इसके अंदर छेद करता है और यहाँ पे अपना घोंसला बना लेता है। कॉपरस्मिथ बार्बेट की थोड़ी सी जो बात है वो मैंने बता दी। और इसी प्रकार से ग्रेट चिड मिनीवेट और हाइट थ्रेटेड रेस्टार्ट, ये आपको अच्छे से नाम याद रखनी है, कई बार पूछा जा सकता है। देखो आपको ये क्वेश्चन तो हर बार यूपीएससी डालता है कि कौन जो है ये सरीसृप है या उभयचर है या प्राइमेट है या पक्षी है क्या, ये पिछले अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अपने कर चुके हैं। यानी ज़्यादा नहीं तो आपको 5-6 नाम हर एक चीज़ के पता होना चाहिए कि ये क्या है, पक्षी है या सरीसृप है या उभयचर है, क्या वह है। ठीक है माय फ्रेंड्स, इस प्रकार से अपना 112 का जो राइट आंसर हो जाएगा कि ये क्या है, पक्षी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक सेकंड मैं यहाँ पे आपको बता ही देता हूँ। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, कॉपरस्मिथ बार्बेट। ठीक है, ये देखो इस प्रकार से इस तने में अपना ये छेद करके क्या है हमारे फ्रेंड से ये घोंसला बनाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि भारतीय अनूप मृग बारहसिंगा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र है हमारे फ्रेंड। देखो कान्हा, मानस, माधोमलाई और ताल छापर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना कान्हा राष्ट्रीय उद्यान।
क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और सबसे पहले मैं अनूपमर्ग या बारहसिंगा के बारे में आपको एक छोटी सी मैं बात बता दूं कि ये जो है एमपी एंड यूपी, क्या है माय डियर फ्रेंड्स, एमपी और यूपी का जो ये क्या है राज्य पशु है माय डियर फ्रेंड्स, राज्य क्या है माय डियर फ्रेंड्स, पशु है। ये बात भी आप अच्छे से नोट कर लेंगे। ये किसका है राज्य, इसका एमपी एंड यूपी का क्या है माय डियर फ्रेंड्स, राज्य पशु है। ठीक है, और ऑब्वियसली बात है राज्य पशु है तो कहीं ना कहीं आप इस प्रकार से अंदाज़ा भी लगा लिया करो कि जो क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है। मान लो आपको पता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है माय डियर फ्रेंड्स, तो एमपी के अंदर है ये, तो एमपी है के अंदर ये है, तो एमपी का राज्य पशु कौन सा है, बारहसिंगा। तो कहीं ना कहीं ये यहीं पर ही ज़्यादातर होंगे। तो कुछ प्रकार से इस प्रकार से भी आप इसका माइंड मैप से अंदाज़ा लगा लिया करो कि कौन सा क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो है माय डियर फ्रेंड्स राइट हो सकता है। देखो ताल छापर अभ्यारण्य की बात करें तो आपको पता है ये राजस्थान में है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, और राजस्थान के बीकानेर जिले में है माय डियर फ्रेंड्स, राजस्थान के बीकानेर जिले में है। और इसके जो कृष्ण मृग होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कृष्ण मृग के लिए जाने जाता है कौन सा, ताल छापर अभ्यारण्य। इसके लिए जो भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको बता दी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि इस्पात स्लेग, क्या है इस्पात स्लेग निम्नलिखित में से किस के लिए ये सामग्री हो सकती है, यानी किसके लिए अपने यूज कर सकते हैं। आधार सड़क निर्माण के लिए, बिल्कुल राइट बात है, ये भी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कृषि मृदा के सुधार के लिए, ये भी राइट बात है। और सीमेंट के उत्पादन के लिए, तीनों ही बातें जो है राइट है। देखो मैं बताता हूँ क्या इस्पात स्लेग, जब भी लोहा इस्पात को जब भट्टी में उसको प्रगलन किया जाता है तो उसके साथ में एक सह उत्पाद भी निकलता है। और उसके अंदर सबसे बड़ी खासियत बात तो ये होती है कि इसके अंदर क्या होता है, कैल्शियम। क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, कैल्शियम होता है। और प्लस क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम सिलिकेट इसके अंदर पाया जाता है, मैग्नीशियम सिलिकेट इसमें पाया जाता है, जो कि आपको पता है सड़क का आधार बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। और मैग्नीशियम सिलिकेट पाया जाता इसके अंदर होता है। और आपको पता है कि चावल की फसल में आप सिलिकॉन की बहुत ज़रूरत पड़ती है उसके उत्पादन यानी उसके अच्छे उत्पादन के लिए। तो कहीं ना कहीं जो ये है चावल की फसल के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण अपना योगदान माय डियर फ्रेंड्स ये देती है। और बात करते हैं अपने को सीमेंट बनाने में भी इसका योगदान होता है, यानी तीनों की तीनों बातें राइट है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक संभावनीय स्थान है कि जहाँ पे कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल जाएंगे। देखो आपको पता है, देखो कस्तूरी मृग के बारे में मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि जो कस्तूरी मृग अब तो बहुत ही ज़्यादा इस इंजर्ड कंडीशंस के अंदर है कि ये बहुत ही कम है, एक लुप्त प्राय प्रजाति हो चुकी है हमारे फ्रेंड्स कस्तूरी मृग। देखो कस्तूरी मृग को कश्मीरी कस्तूरी मृग भी कहा जाता है। क्या है हमारे फ्रेंड्स, कश्मीरी कस्तूरी मर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर ही ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, कश्मीरी का नाम आते ही आपको पता है तो आप इंडिया के कौन सी साइड में जाने का प्रयास करेंगे। ज़्यादातर ये माय डियर फ्रेंड्स ये कश्मीरी यानी उधर अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, अफगानिस्तान यानी अफगानिस्तान में भी ये बहुतायत से माय डियर फ्रेंड्स पाए जाते हैं। यानी बहुतायत का मतलब ये है कि जहाँ पर शॉर्टेज भी हो, थोड़े से भी पाए जाते हैं तो भी वो इधर वाले ही क्षेत्र में पाए जाएंगे। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लो कि इंडिया के कौन से साइड में आपको जाना पड़ेगा। अब उत्तर वाली साइड में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी दे रखे हैं आपको पता है राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ पे क्या अस्कोट और गंगोत्री, ये जो है आपको पता है कहाँ पे है। ये अच्छे से आपको अगर पता है भी कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है तो इस प्रकार से भी आप इसका अंदाज़ा माय डियर फ्रेंड्स लगा सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर जो है वो क्या हो सकता है। तो आपको पता है क्या ये भी यूके के अंदर है, यानी उत्तराखंड में है। और ये भी कहाँ पे है माय फ्रेंड, यूके के अंदर है। तो यहाँ से आप इसका अंदाज़ा अच्छे से लगा सकते हैं। और मानस जो है वो कहाँ पे है, ये यूपी के अंदर है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका जो अपना राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, अस्कोट और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान अपना राइट आंसर हो जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट है कि ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घ उपयोगिता को सुनिश्चित करने अथवा कार्बन पद चिन्ह को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग की अधिक प्राथमिकता दी जाती है। देखो, कार्बन पद चिन्ह की बात होती है कि अगर उसके अंदर CO2, ठीक है, किसी भी प्रकार का जो है पोल्यूशन ना हो, बिना पोल्यूशन के अपनी सड़क का निर्माण किया जाए, तो इस प्रकार की अपनी प्राथमिकता का उपयोग किया जाता है। तो इसमें से कौन सा जो है वो इस प्रकार से यूज हो सकता है कि उसमें क्या है, पोल्यूशन न हो, यानी CO और CO2 का क्या है हमारे फ्रेंड से उत्सर्जन न हो। तो ऐसी कौन सी कंडीशन लगाएं कि जो इसके अंदर अपने से अच्छे से हो सकते हो। अब हम बात करते हैं किसकी, ताम्रशिला की। तो बिल्कुल सही बात है, ये भी राइट बात हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, शीत मिश्रित एस्फाल्ट प्रौद्योगिकी। अब यहाँ पे शीत मिश्रित आ जाएगी और यहाँ पे क्या है, उष्ण मिश्रित हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इन दोनों, देखो जियो टेक्सटाइल, ठीक है। अब देखो जियो टेक्सटाइल की बात करें तो आपको पता है, जब कपड़ा उद्योग में जो वेस्टेज जो बचता है हमारे फ्रेंड्स, वो क्या है, उसको वहाँ पे इसको जलाने की कोई ज़रूरत पड़ती है नहीं है। अगर उसको एक कच्चे मटेरियल के अंदर उसको अगर मिलाया जाए और एक अच्छा सा उसका घोल या पेस्ट तैयार किया जाए, तो वो क्या है, जो भी मिट्टी है, जो भी कंक्रीट है, तो उसको क्या है, बांधे रखने का हमारे डिफरेंस काम करती है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल पोल्यूशन रहित मतलब बिना पोल्यूशन के काम आ सकता है, ये भी बिना पोल्यूशन के काम आ सकता है। और शीत मिश्रित की बात करें तो ये भी हमारे डिफरेंस आ जाए। देखो इन दोनों में से एक होगा। उष्ण मिश्रित की अगर बात करें तो यानी उसको क्या करना पड़ेगा हमारे फ्रेंड्स, गर्म करना पड़ेगा। तो गर्म करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं उसमें क्या है, CO2 रिलीज होगा, जो क्या है पोल्यूशन का कारण बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये 1 2 3 बात सही हो जाएगी, और ये और पोर्टलैंड सीमेंट ये 4 ये गलत हो जाएंगे। 1 2 3 अपना जो है मेरे फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि कोयले की राख में आर्सेनिक, शीशा और पार्थ अवशिष्ट होते हैं। बिल्कुल राइट बात है। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। बिल्कुल करते हैं मेरे फ्रेंड्स। और साथ में क्या करते हैं, कार्बन के ऑक्साइड भी करते हैं, CO2 भी करते हैं। और कुछ बात कण की अगर मैं बात करते हैं तो PM2.5 PM10 तक भी ये जो है कण उत्सर्जित होते हैं। ये भी बात है। और भारतीय कोयले में राख सर्वाधिक होती है, ये भी बात है। यानी 1 2 3 तीनों की तीनों बातें जो है हमारे फ्रेंड्स से राइट हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की। अब देखो ये कुछ एक बात नोट कर लेना, किसी पौधे को क्या है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची अगर 4 में रखा गया है, तो उसके अंदर क्या, देखो जब भी कोई भी पौधा अनुसूची 4 में रखा गया है तो वो क्या है, अगर आप उसकी खेती करते हो तो उसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है मेरे फ्रेंड्स। किसकी, लाइसेंस की ज़रूरत होती है। उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। बिल्कुल राइट बात है। ऐसे पौधे खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती। ये एक आनुवंशिक रूपांतरित फसल पौधा है। ऐसा पौधा आक्रामक होता है और पारितंत्र के लिए हानिकारक होता है। ऐसी कोई बात नहीं है। ऑब्वियसली बात है, अनुसूची 4 में रखा गया है तो कहीं ना कहीं इस पर क्या है, गवर्नमेंट की परमिशन लेना, लाइसेंस लेना जरूरी है। ये बात इसके अंदर कही गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में कुछ बातें हैं कि भारत में रासायनिक जो उर्वरक है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको जो है विचार करने हैं। क्या वर्तमान में रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है। देखो माय डियर फ्रेंड्स, ये बात गलत है हो जाती है, क्योंकि इसका खुदरा मूल्य जो है बाजार द्वारा संचालित नहीं है। देखो सरकार द्वारा संचालित नियंत्रित करती है, सरकार का इस पर नियंत्रण है, क्योंकि सरकार जो है वो किसानों को सब्सिडी भी देती है। आपको पता है यूरिया है, DAP है, उनके गट्टों पे सरकार क्या है, सब्सिडी देती है। यानी अगर मान लो किसी की कीमत 1000 रुपये है तो सरकार उसमें अगर 50% सब्सिडी देती है तो 500 रुपये ही उसको देने होते हैं। ये स्कीमें जो है आप करंट न्यूज़ में भी पढ़ते हैं और करंट के क्लास में भी मैंने आप लोगों को पहले बताया है। यानी पहली जो बात है वो गलत हो जाती है। नेक्स्ट है कि अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है वह प्राकृतिक गैस उत्पन्न करता है। बिल्कुल राइट बात है मेरे फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सल्फर जो फास्फेरिक अम्ल उर्वरक के लिए कच्चा माल है, वह तेल शोधन कारखानों का उप उत्पाद है। ये भी राइट बात है मेरे फ्रेंड्स। यानी
1 नंबर जो है अपना क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और 2 नंबर और 3 नंबर अपना राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 120 नंबर अपना जो क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से क्या माय डियर फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप वर्णन करता है। देखो सामाजिक मूल्य पद की अगर मैं बात करता हूँ, ये क्या है सामाजिक मूल्य पद। देखो अगर बात करें किसकी, SSC, ठीक है, कार्बन के सामाजिक मूल्य की, तो एक छोटी सी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ कि जब भी कार्बन का उत्सर्जन होता है, तो मान लो 1 टन किसी भी उत्पाद से अगर कार्बन उत्सर्जन होता है, वो कितना होता है कि वो इन फ्यूचर में अपने को उसके $86 जो है वो माय फ्रेंड्स पे करने पड़ेंगे, या फिर करने पड़ेंगे इन फ्यूचर में। यानी ये अपने लिए इतना नुकसानदायक बातें हैं कि 1 टन अपने किसी भी प्रोडक्ट का यूज करते हैं तो उसमें $86 का अपना नुकसान होता है, वो CO2 अगर उसका उत्सर्जन करता है। देखो प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति, ये देखो, ये मैंने बोला था ना कि 1 वर्ष के अंदर मान लो 1 टन अगर CO2 का अपने क्या कर रहे हैं, उत्सर्जन कर रहे हैं, तो उसमें होने वाली दीर्घकालीन क्षति यानी लंबे टाइम के लिए अपने उसका क्षति का सामना माय फ्रेंड्स करना पड़ेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किन का उपयोग जो है वो कच्चे माल के रूप में किया जाता है। देखो जैव ईंधन की जब बात आए माय डियर फ्रेंड्स, भी जैव ईंधन क्या होता है। जैव ईंधन का मतलब ये होता है कि देखो ईंधन दो कई प्रकार की बात करूँ, देखो ऐसे ईंधन जो अपना क्या है ज़मीन के अंदर भी अपने को जैसे पेट्रोल हो गया वो मिलते हैं, तो वो इससे अलग है जैव ईंधन, यानी अपने क्या है जैविक पदार्थों से जिस ईंधन का अपने उपयोग करते हैं, जो बनाते हैं, वो होता है जैविक ईंधन। ठीक है, आप देखो फसलों से जो भी है, ठीक है, तो उससे अपने जो इसका निर्माण करते हैं वो क्या होता है, जैविक ईंधन होता है। अब कच्चे माल के रूप में अपने को पता है कसावा का भी यूज करते हैं, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने या चावल के तने हैं उसका भी यूज करते हैं, मूंगफली के बीज का यूज माय फ्रेंड्स नहीं करते हैं, कुल्थी हॉर्स ग्राम का यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे इसका भी अपने यूज नहीं करते हैं। और दूसरी बात अगर मैं बताऊँ कि सड़ा आलू बिल्कुल है और चुकंदर बिल्कुल। देखो इसके जैव ईंधन के बारे में मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बता दूँ कि जैव ईंधन क्या होता है। देखो जैव ईंधन जो होता है वो क्या है, एक हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है माय फ्रेंड्स, एक हाइड्रोकार्बन होता है जैव ईंधन। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जैव ईंधन के भी 4 पीढ़ियों में आपको बता देता हूँ कि 4 पीढ़ी कौन कौन सी है। पहली पीढ़ी की अगर मैं बात करूँ कि पहली पीढ़ी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, देखो पहली पीढ़ी के अंतर्गत वो इसके अंदर लिए जाते हैं जो कि अपने खाद्य पदार्थ के रूप में यूज करते हैं, खाद्य पदार्थ के रूप में अपने इसको ज़्यादातर यूज करते हैं, वो जैव ईंधन के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर खाद्य की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है जैसे चीनी हो गया, स्टार्च हो गया, तेल हो गया, पशु वसा हो गया, ठीक है, तेल हो गया और वसा हो गया, यानी ये इसके यूज करते हैं। तो ये क्या है, पहली पीढ़ी है। वहीं बात करते हैं दूसरी पीढ़ी के अंदर, दूसरी पीढ़ी के अंदर अपने किस पदार्थ को जो यूज करते हैं, जो माय फ्रेंड्स अखाद्य पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, जो अखाद्य पदार्थ होते हैं उसका यूज करते हैं। अखाद्य पदार्थ की बात करें तो अखाद्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं माय फ्रेंड्स, आपको पता है कोई भी मान लो जैसे तने हैं, ठीक है, या उनकी जैसे भूसी है, जैसे सरसों की भूसी है समथिंग, ठीक है, तो ये अपने इसके रूप में इसका यूज कर सकते हैं। नंबर अगर थर्ड की बात करूँ यानी तीसरी पीढ़ी की कौन सी बात करें तो तीसरी पीढ़ी में आते हैं देखो शैवाल। देखो ये क्वेश्चन अपने पहले कर चुके हैं कि शैवाल से जैव ईंधन बनाना काफ़ी एक नई तकनीक का भी यूज़ करना पड़ेगा, इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया कि शैवाल का उपयोग करना, ठीक है। उसके अंदर इस प्रकार का क्वेश्चन था कि क्या
कोई भी विकासशील देश है वो क्या शैवाल का उपयोग करके जैव ईंधन का शैवाल का इस्तेमाल करके जैव ईंधन का उत्पादन कर सकता है क्या? तो उसमें कुछ एक बातें लिखी थी, क्या शैवाल केवल और केवल महासागरों में पाए जाते हैं? तो ऐसी बातें थी, वो मैंने प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था उसके अंदर मैंने आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है मेरे फ्रेंड्स। और अपने बात करते हैं चौथा यानी चौथी पीढ़ी के अंतर्गत कौन सी बात आएगी जैव ईंधन की। तो चौथी पीढ़ी के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि जो भी जैसे रस वाले ले लो, रस वाली बात करें तो जैसे गन्ना हो गया, ठीक है, चुकंदर हो गया, ठीक है, गन्ना और चुकंदर हो जाता है। और दूसरी बात स्टार्च वाली कोई भी जो चीज़ है जो इसके अंदर हमारे फ्रेंड्स स्टार्च होता है, ये इसके अंदर यूज आएगा, ठीक है। और कसावा जो मैंने आपको लोगों को बताया था इसके अंदर आ चुका है, ठीक है। यानी इसके अंदर जो है ये मूंगफली के बीज और कुल्थी नहीं आएगा। 1 2 5 6 जो अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, ये बताना। देखो यह 2 जिलों में विस्तृत है, बिल्कुल राइट बात है कि माय डियर फ्रेंड्स ये बिल्कुल 2 जिलों में है। ये आपको पता है कहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, ये राजस्थान के अंदर है। और राजस्थान में कौन से 2 जिले, ये जैसलमेर और बाड़मेर में आता है क्या, मरु राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये इसके अंदर फैला हुआ है। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो कुल इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या है, 3162 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर माय डियर फ्रेंड्स ये फैला हुआ है। और सबसे ज़्यादा की बात करें तो जैसलमेर में ज़्यादा है और बाड़मेर में कम है। और ये है। और ग्रेट इंडियन बरस्ट जो बरस्ट है वो यहाँ पे बहुत, ये ग्रेट इंडियन बरस्ट जो है, ये जो पक्षी है वो यहाँ पे प्राकृतिक आवास है इनका, यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं। सेकंड क्या, उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके टेक केयर के लिए तो वहाँ पर मानव वास स्थल भी है। और जो जनताएं जो है, जो भी है जीवन, लोग अपना वहाँ पर निवास भी करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी कोई बात नहीं है। 2 नंबर जो बात अपना रॉन्ग हो जाएगी, 1 और 3 जो राइट हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण यानी CGWA के भारत के 36% जिलों को अधिशोषित अथवा संकटपूर्ण वर्गीकृत किया गया है। CGA का निर्माण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत हुआ है, राइट है। विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र जो है भारत में है, ये भी माय डियर फ्रेंड्स राइट बात है। यहाँ पे भूजल सिंचाई की बात हो रही है, ये अच्छे से नोट कर लेना। देखो मैं बता दूं क्या, CGWA, ठीक है। अगर CG सेंट्रल ग्राउंड वाटर जो है अथॉरिटी है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी की अगर बात करें तो इसका जो गठन है वो क्या है माय डियर फ्रेंड्स, पर्यावरण संरक्षण एक्ट अधिनियम जो 1986 के अंतर्गत हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। ये अगर आपको बात पता होती तो ओबियसली बात है ये अपना राइट यहाँ पे हो जाती बात, ठीक है। यानी छोटी छोटी बातें हैं जो वो आपको अच्छे से नोट कर लेनी है। और थोड़ी सी बात ये भी, ये कहता है कि जो 80% जल है, क्या है, जो 80% जल जो है वो क्या है, केवल और केवल किसके लिए, कृषि उपयोग के लिए यूज होता है। किसके लिए, कृषि उपयोग के लिए यूज होता है। और ये 80% जो जल है वर्तमान में जो अपने को पता है कि 80% जल है जो है वो कृषि उपयोग के लिए है मेरे फ्रेंड्स। और दूसरी बात मैं बता दूं कि अगर सिंचित और असिंचित क्षेत्र में, तो देखो लगभग क्या है 48.8% जो है वो यहाँ पे सिंचित क्षेत्र में, और लगभग मान के चलो 51 जो बाकी रह गया 51.2 जो क्या है असिंचित जो क्षेत्र है, यानी जो वर्षा पर निर्भर करता है फ्रेंड्स। ऐसा जो क्षेत्र आपको पता है देखने को मिलता है इंडिया में। तो लगभग इसकी जो बेसिक बातें हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी है। तो यानी जो दूसरी बात जो राइट है और तीसरी बात राइट है, पहली जो है माय डियर फ्रेंड्स रॉन्ग हो जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है, निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र जो है माय डियर फ्रेंड्स कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है। देखो माय डियर फ्रेंड्स मैं इसके बारे में, देखो क्रांतिक बाघ या क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्या होता है, यानी एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर क्या है माय डियर फ्रेंड्स टाइगर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी टाइगर का जो है आवास है
वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वो आपको पता होना चाहिए कि क्रांतिक आवाज़ से क्या होता है। अगर मैं बता दूँ कि आपने पढ़ा होगा कि नागार्जुन, नागार्जुन नागा अर्जुन जो नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो है वो भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। नागार्जुन श्रीशैलम जो है भारत का क्या है, टाइगर रिजर्व जो है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है माय डियर फ्रेंड्स। और फिर बात करें कि नागार्जुन श्रीशैलम की बात करें तो ऑब्वियसली बात है कौन सी है, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ। मैंने आपको बहुत बार बताया कि नल्ला मल्ला की पहाड़ियों में है। और नल्ला मल्ला की पहाड़ियों की बात आ जाए तो कहाँ पे है माय डियर फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के अंदर है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और इस आंध्र प्रदेश के अंदर कौन सा बेसिन है, मैंने आप लोगों को बताया था कौन सा, गोदावरी बेसिन है, ठीक है। और दूसरी बात मैंने ये भी बताया था कि कावेरी बेसिन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कावेरी बेसिन के बारे में मैंने बताया था ऊपर कर्नाटक आ जाएगा, फिर नीचे केरल आ जाएगा, फिर नीचे तमिलनाडु आ जाएगा, ठीक है। ये पहले ही अपने पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था दूसरे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो यानी ये कहीं ना कहीं ये बेसिन बायो रिजर्व क्षेत्र आपको पता होना चाहिए कि दक्षिण भारत के अंदर ये छोटा ही सा तो भारत है नीचे वाला, ठीक है। ये पश्चिम घाट और ये जो पूर्वी घाट है, ठीक है। यहाँ ये कौन कौन से ज़िले आते हैं, कौन कौन से बायो रिजर्व क्षेत्र आते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, अपने 2020 के जो भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि अपने यूपीएससी प्री के इन्वायरमेंट के 2013 से लेकर 2020 तक जितने भी, देखो 125 नंबर क्वेश्चन शुरू होते हैं, यानी 124 क्वेश्चन को अपने बहुत ही अच्छे से किया है। अच्छे से का मतलब मैंने डायरेक्ट आपको आंसर नहीं बताया है, आंसर के साथ जो भी ऑप्शन थे उनको अच्छे से एनालिसिस और साथ में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, यानी उसके साथ अटैच करके जो जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों को अच्छे से दी है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपने 2021 के जितने भी क्वेश्चन है PYQ इन्वायरमेंट के वो करेंगे, और 21-22 कंप्लीट होते ही उसके बाद में अपने हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, और करंट की बातें भी यानी प्रीवियस ईयर में कौन सी पूछी गई और अब जो है कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट जैसे भी क्लास रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि विजन आईएएस की जो PT 365 है वो उसकी भी क्लास चल रही है, वो भी आप देख सकते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर ये भी करूँगा कि आप जो भी स्टूडेंट यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं और जिनका मेन टारगेट 28 मई का प्री है, तो प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, आप प्लीज़ ये वीडियो उस तक जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।